गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 26 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स यूनियन गवर्नमेंट टू ड्रॉ अप रूल्स ऑन सोशल मीडिया कंडक्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज के टाइम में जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जो कॉमेडियंस हैं वो फ्री स्पीच को कॉमर्शलाइज कर रहे हैं और मतलब इस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उनका कंटेंट अक्सर कुछ जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, वुमेन्स हो गई, चिल्ड्रंस हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, इनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है। और केस था बेसिकली कॉमेडियन समय रैना के अगेंस्ट, जिन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे जो है की फीलिंग्स को इनसेंसिटिव जोक्स किए उन पे। और कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि वो गाइडलाइंस बनाए सोशल मीडिया और ऑनलाइन शोज जो जैसे कि पॉडकास्ट कास्ट हो गए उनके लिए। और जो जस्टिस बागची हैं, उन्होंने कहा कि ह्यूमर लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ऐसा ह्यूमर जो सोसाइटी के डाइवर्स कम्युनिटीज के सेंसिटिविटीज को तोड़ता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मेंशन हो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे गाजा में जो सिविल डिफेंस एजेंसी है उसने बताया कि मंडे को इजरायली स्ट्राइक्स ने फिर से गाजा के एक हॉस्पिटल, नासेर हॉस्पिटल पे जो है टारगेट किया, जिसमें 20 लोग मारे गए और जिसमें 5 जर्नलिस्ट भी शामिल थे। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग जो है 200 जर्नलिस्ट वॉर में मारे जा चुके हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, केरला टू अपोज यूजीसी's ड्राफ्ट करिकुला एलिजेस बिड टू इम्पोज हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने जो है फॉर्मल ऑब्जेक्शंस वो भेजेगी। जो अभी लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क यूजीसी ने रिलीज किया है कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें कंट्रोवर्सी का पॉइंट क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस बीए है वो उसमें इलेक्टिव कोर्स का सजेशन है, और वीडी सावरकर की जो एक बुक है उसको इंक्लूड किया गया है। और जो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस ड्राफ्ट करिकुला को जो है रिग्रेसिव बताया है, अनसाइंटिफिक बताया है, और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है वो प्रमोट करने का जो है बताया। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे राम राज्य को जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करने का सजेशन है। उसे बेसिकली जो है केरला रिग्रेसिव स्टेप बोल रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ड्रॉज अप प्लान्स टू सेट अप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि स्टेट में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे। प्रपोज जो एयरपोर्ट्स हैं वो जो है ये उनकी लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। और ये तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो एक नया प्रोजेक्ट हो, बिल्कुल जो है जो जीरो से बनाया जाता है, एक ऐसी जगह जहां पर पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट किसे बोलते हैं, जहां पर पहले से कोई एग्जिस्टिंग साइट पर जो है रीडेवलपमेंट किया जाए या एक्सपेंशन किया जाए, उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया एंड फिजी कॉल्स फॉर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एग्री टू डीपन डिफेंस टाइज। तो यहाँ पे जो फिजी कंट्री है ये कहाँ पे पड़ता है, ये बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया है और जो साउथ अमेरिका है और इसके बीच में यहाँ पे एक आइलैंड है छोटा सा। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि फिजी को वो बेसिकली मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके लिए ट्रेनिंग और इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और अभी वहाँ के जो पीएम है वो इंडिया के टूर पे हैं। तो मोदी जी ने जो है बोला कि वो फिजी के को एक पैसे, दोनों देश जो है वो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और बेसिक सिक्योर और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक को जो है सपोर्ट करते हैं। और की एग्रीमेंट जो साइन हुए कि डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के बारे में, जॉइंट वर्क किया जो है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मिलिट्री मेडिसिन और कैपेसिटी बिल्डिंग जो फिजी की फोर्स है उनके लिए। और 2 एम्बुलेंस भी गिफ्ट की गई फिजी की मिलिट्री को। और साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया फिजी में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल इस्टेब्लिश करेगा। और इंडिया का जो है इंडियन हाई कमीशन के अंडर एक डिफेंस विंग भी ओपन किया जाएगा सुवा में, जो कि फिजी की कैपिटल है।
और फिजी ने जो है चाइना का जो पैसिफिक में नेवी का एक्सपेंशन है उसको जो है क्रिटिसाइज किया, अपोज किया। जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि जो है इंडो पैसिफिक फ्री और ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, मोदी डिग्री रो, दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चंस सीआईसी's परमिशन टू इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बोला था कि जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज की रिक्वेस्ट पे कि मोदी जी जो 1978 में बीए पास आउट हुए हैं वो उसका रजिस्टर दिखाना होगा, कि वहां से पास आउट हुए हैं कि नहीं 1978 में। तो इसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि भी कोर्ट ने सीआईसी के इस ऑर्डर को जो है कैंसिल कर दिया है कि वो उससे ड्यू से रिकॉर्ड मांग सकें इस चीज पे। और एक प्रेसिडेंट अगर सेट हो गया तो फ्यूचर में करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स की डिग्री रिकॉर्ड्स के लिए इनडिस्क्रिमिनेट आरटीआई डिमांड्स आ सकती हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये फैक्ट कि पब्लिक फिगर पीएम मोदी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पर्सनल डेटा और प्राइवेसी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो है ये ऑर्डर बेसिकली कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। इंडियन नेवी अपने जो है दो नए शिप्स जो है वो कमीशन करने वाली है, उसका नाम उदयगिरी और हिमगिरी है। और ये बेसिकली विशाखापट्टनम नेवल बेस में ट्यूसडे को कमीशन करेगी। और ये दोनों शिप्स जो है शिवालिक क्लास फ्रिगेट की अपग्रेडेड जो है वर्जन्स हैं। इनका जो 75% जो है हिस्सा वो इंडिजिनस है, मतलब जो है इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, संडे को श्री हरिकोटा में फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, जो कि गगनयान मिशन के लिए इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। तो इस टेस्ट में हुआ क्या कि एक पैराशूट जो है बेस्ड क्रू मॉडल जो है डीएक्सेलरेशन सिस्टम चेक किया गया। मतलब जब एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस से वापस आएंगे तो उनकी सेफ्टी के लिए जो पैराशूट सिस्टम यूज होगा उसे टेस्ट किया गया और ये काफी सक्सेसफुल रहा। तो गगनयान मिशन है क्या? गगनयान मिशन बेसिकली इसमें जो है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें कि 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में जो है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और फिर वहां से सक्सेसफुल री एंट्री कराया जाएगा। तो री एंट्री के लिए जो है जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एयर ड्रॉप टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा है। और अब बेसिकली जो है इसमें अपना इसरो अपना ह्यूमनॉइड जो रोबोट है व्योम मित्रा उसको भेजेगा। और इस एक्चुअल मिशन से पहले जो है एक जीवन मिशन जाएगा, जीवन गगनयान 1 मिशन, जिसमें कि अनक्रूड फ्लाइट रहेगा, मतलब एस्ट्रोनॉट्स नहीं रहेंगे, उसे पहले टेस्ट किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, द डेंजरस वायरिंग टुगेदर ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि असम पुलिस ने जो है 9 मई 2025 को एक एफआईआर रजिस्टर की अगेंस्ट जर्नलिस्ट करण थापर और सिद्धार्थ वरादराजन, जो कि द वायर से हैं। और एफआईआर कहता है कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज में के आर्टिकल्स के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन की और अनरेस्ट को जो है वो प्रोवोक किया और हॉस्टाइल नैरेटिव्स को स्प्रेड किया। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनको अरेस्ट करने का या कोएर्सिव एक्शन से उनको प्रोटेक्शन दिया है दोनों को। और तो प्रॉब्लम क्या है बोलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो सेडिशन लॉ है, जो बेसिकली जो पहले था आईपीसी सेक्शन 124A, उसको अब हटा दिया गया है। और जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 152 इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि बेसिकली किसी भी चीज के लिए, जैसे कि एंडेंजर करना सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके नाम पर आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि लॉ का स्कोप इतना ब्रॉड है कि कोई भी अगर आप क्रिटिकल ओपिनियन भी देंगे किसी बारे में तो वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना के उस इस एडिशन लॉ, इस नए भारतीय न्याय संहिता के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है आपको। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जर्नलिस्ट और सिटीजन्स डरे रहेंगे कि कहीं उनका कोई क्रिटिकल जो है व्यू अंडरमाइनिंग सॉवरेनिटी के अंडर तो नहीं बोल दिया जाएगा। और किसी को अगर अरेस्ट कर दिया जाता है तो कोर्ट जाना, ट्रैवल करना, लॉयर की फीस, लॉजिंग, ये सब एक पनिशमेंट की तरह है। और पुलिस बार बार बुला सकती है तो एक हरासमेंट भी होगा। पूरा प्रोसेस ही वो जो है वो पनिशमेंट बन जाता है। और ऑल्टरनेटिव जो पुलिस यूज कर सकती है इसमें वो बोला गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है क्वेश्चनिंग कर सकती है।
और अगर एफआईआर कॉपी जो है वो एफआईआर कॉपी जो है टाइमली दे जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है। इसमें बोलते हैं कि जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो है सेक्शन जो 152 है वो उसका इस्तेमाल एक वेपन बन गया है। और एग्जाम्पल बताते हैं, अभिषार शर्मा जो है उनको अभी रिसेंटली इसी सेक्शन के अंडर समन किया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को और भी सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं और एक्स इंटेलिजेंस चीफ्स या डिफेंस एनालिस्ट को भी इस चीज में के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। तो ऑथर केस में तीन बड़े क्वेश्चन क्या हैं कि ये जो सेक्शन 152 है इसको स्टैट्यूट बुक पे रहना चाहिए क्या नहीं कि नहीं, और क्या पुलिस को लॉ का मैंडेट फॉलो करना चाहिए या नहीं, और क्या स्टेट को जो अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए जो है आंसरेबल बनना चाहिए। तो ये तीन क्वेश्चन बड़े उठाते हैं ऑथर इस पूरे आर्टिकल में। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन मिनिस्टर होम में अमित शाह ने बेसिकली ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई उसमें बोला कि डिबेट्स वो एसेंशियल हैं डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि पार्लियामेंट और जो असेंबलीज हैं उसमें जो है फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते हैं, एडजॉर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मीनिंगफुल डिबेट जो है वो कम होती है। तो अगर रीसेंट सेशंस की बात करें तो ड्यूरेशन में बोला जाए सिर्फ 32 दिनों में सिर्फ 21 सिटिंग ही हुई, और बिल जो कि पास हुए वो लगभग सिर्फ 15 ही पास हुए, जिसमें कि ना के बराबर या कुछ ही डिबेट हुई। फंक्शनिंग टाइम बोलते हैं कि लोकसभा में 29% ऑफ द शेड्यूल टाइम जो है उतना ही टाइम फंक्शन रहा, राज्यसभा 34% टाइम रहा 18th लोकसभा में, और क्वेश्चन आर भी जो है वो इनइफेक्टिव रहा और कोई भी ओरल जो क्वेश्चन है उसको आंसर नहीं किया गया, और स्टेट असेंबलीज के लिए भी यही सब बताया गया। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो वो बताते हैं वो क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है इन पीएम या फिर सीएम के पास, जो कि लेजिस्लेचर को वीकन करता है। और सेकंड जो बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर का इशू है कि 8 जो असेंबलीज हैं उसमें डिप्टी स्पीकर जो है वो है नहीं, और लोकसभा में भी जो है कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है 2019 से। तो इसमें सॉल्यूशन क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो इंगेज करना चाहिए ऑपोजिशन के साथ, नॉट जस्ट जो है ब्लेम डिसरप्शंस। तो गवर्नमेंट का ऑपोजिशन के साथ इंगेजमेंट जरूरी है, सिर्फ डिसरप्शंस को ब्लेम नहीं करना है। सेकंड है कंसेंसस बेस्ड जो है इलेक्शन हो डिप्टी स्पीकर का जो है ऑपोजिशन के साथ, और तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और जो क्वेश्चन आर है और कमिटीज को जो है स्ट्रेंथन करना ताकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्टोर हो, और एनकरेज करे बेसिकली लॉन्गर असेंबली सेशंस, एक ज़्यादा डेलिब्रेशंस के लिए जो भी बिल्स पास हो उसके लिए। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया जापान टाइज ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रायोरिटीज। तो पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजिट है जापान और चाइना में 29 अगस्त को प्लान्ड है, और ये एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब दुनिया में जियो पॉलिटिक्स जो है काफ़ी फ्लक्स में काफ़ी जो है फ्लक्स में है। इंडिया चाइना के रिलेशंस 2020 में गलवान क्लैशेस के बाद थोड़े टेंस रहे, लेकिन अब थोड़ा सॉफ्ट पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडिया से थोड़ी दूरी बना रहा है, और जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। अभी क्या है, जापान ने अनाउंस किया है कि वो 10 ट्रिलियन जो है येन मतलब $68 बिलियन जो है लगभग वो अगले 10 साल में इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। और सेकंड ये है कि सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होगा, और तो इंडिया का लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता है जापान। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जिसमें कि जापान का कोलैबोरेशन है वो एक इसका एक सिंबल है। इसमें नए जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स बनेंगे, जो कॉपरेशन होगा उसमें, जिसमें कि सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मा और क्लीन एनर्जी भी जो है शामिल होगा। और डिजिटल जो पार्टनरशिप है उसको एक्सपैंड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उस तक एक्सपैंड किया जाएगा। तो इंडिया और जापान जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी प्लस सिक्योरिटी के फ्रंट पर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन रही है इंडिया और जापान के बीच में। तो मोदी जी का पहले जो है टोक्यो जाना और फिर चाइना जाना एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग दिखती है, जिसका फोकस रहेगा जो जापान के साथ बेसिकली इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करना, और चाइना के साथ जो टेंशन है वो मैनेज करना, और जो ट्रस्ट बिल्डिंग और कम्युनिकेशन है उसको ओपन रखना, ये एक फोकस होगा। और
यूएस के बारे में बोलते हैं कि जो है यूएस के जो पहले प्रेसिडेंट्स हैं, ये चाहे वो बुश हो जैसे बाइडन तक, इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रांग बनी थी। लेकिन ट्रम्प जो है बेसिकली जो है उनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से क्वाड जैसे अलायंसेस भी जो है वो वीक हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो जापान का इंडिया में इन्वेस्टमेंट एक पॉलिटिकल सिग्नल है, जो कि एक वो लॉन्ग टर्म इंडिया का पार्टनर बनने को रेडी है, ऐसा इस आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, बिफोर लेजिस्लेशन बिकम्स लिटिगेशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं हमारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो उन्होंने पार्लियामेंट को जो है लॉ बनाने का पावर दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बन सकता। और इसमें जो है ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी फॉलो होता है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यानी पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उसको रिजेक्ट किया। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम रहता है। और जुडिशरी का रोल जो है वो बताते हैं कि कोर्ट्स का काम जो है वो सिर्फ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं और जो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं उसे स्ट्राइक डाउन करना है। और लेकिन अब कोर्ट्स अक्सर पार्लियामेंट के जो है लॉज को रिव्यू करता है, ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो ट्रेंड के बारे में बोलते हैं, 2016 से जो है 2022 तक लगभग जो है 35 जो सेंट्रल लॉज और अमेंडमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और टर्म्स बताते हैं जो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज में कि काफ़ी ज़्यादा जो डेफिनेशंस हैं वो वेग हैं, इनकोहेरेंट हैं, इनकोहेरेंट क्लॉजेज हैं, और कॉन्ट्रडिक्टरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस हैं। और विक्टिम्स जो है, और इन सब चीज़ों के जो विक्टिम बनता है वो कौन बनता है? वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, सोशल हार्मनी पे इफेक्ट पड़ता है और डेमोक्रेसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो आइडियली जो है प्रोसेस जो पेपर पे है कि किसी भी लॉ मेकिंग का, कि पहले वो मिनिस्ट्री के पास जो है कोई भी प्रपोजल है तो वो लॉ मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए होता है, फिर कैबिनेट में जाता है, फिर 3 रीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, और फिर जो है कमिटी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करती है उस लॉ को। लेकिन रियलिटी है कि ये सब जो है वो बाईपास कर दिया जाता है और डिबेट्स जो है जल्दी जल्दी में होती हैं, और ड्राफ्टिंग बहुत ही पुअर है, और जो स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो है कोर इश्यूज क्या है, एमपीज को डेंस लीगल ड्राफ्टिंग समझना मुश्किल होता है, और रिजल्ट ये होता है कि इसका पार्टी वो बेसिकली पार्टी लाइंस फॉलो करते हैं और मीनिंगफुल डिबेट मिस करते हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं इसके। अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल को बेसिकली आर्टिकल 88 के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स होती हैं उसको अटेंड करने का राइट है। और अगर अटॉर्नी जनरल को जो पहले ही लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज और ड्राफ्टिंग एरर्स जो है वो पहले से ही फिक्स हो सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। और अगर वेल ड्राफ्टेड जो लॉज होंगे तो पार्लियामेंट का जो है जो इंटेंट है उसका जो है प्रोटेक्शन होता है, और कोर्ट्स का काम भी सिंप्लीफाई हो जाता है ताकि वो इंटरप्रेट कर सके और बार बार इनवैलिडेट ना करे लॉज को। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अबाउट 30% ऑफ एमपीज एंड एमएलएज फेस सीरियस क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो 31% जो एमपीज हैं लोकसभा के, और जो 29% एमएलएज हैं असेंबलीज के, उन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा ईयर का पनिशमेंट है या फिर नॉन बेलेबल है। तो लोकसभा का ट्रेंड देखें तो लोकसभा में जो है 2009 में 14% एमपीज जो है क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे थे, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, जो कि अगर 2024 की बात करें तो लगभग जो है ये चीज़ 31% हो जाती है, लगभग डबल हो जाता है। और इसमें तेलंगाना का जो है शेयर सबसे हाईएस्ट है, जिसमें कि 71% बोलते हैं, फिर बिहार का है 48%। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म में 34 एमपीज के अगेंस्ट सीरियस क्राइम्स का चार्ज है। पार्टी वाइज जो है बात करें तो बीजेपी में जो है 26%, कांग्रेस में 32% और आरजेडी में 100% एमपीज। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑन आउटलाइन। तो जो हमें जैसा कि पता है कि एक कल बिल पास हुआ ऑन 22 अगस्त, कौन सा लॉ, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग्स बिल 2025। अब इसका प्रोसेस क्या है कि लोकसभा में जो है सिर्फ 7 मिनट डिस्कशन हुआ और राज्यसभा में नेक्स्ट डे पास हो गया, और जो है लॉ बन गया कब, 22 अगस्त को।
गवर्नमेंट का कंसर्न ये था कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स हैं, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स हैं, उससे इंडिया जो है 15,000 करोड़ हर साल जो है रियल मनी गेम्स पे लूज कर रहा था। और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा था, फाइनेंशियल हार्डशिप बढ़ रहे हैं और सुसाइड जो है वो बढ़ रहे हैं। और रिपोर्ट्स ने इस चीज को बेसिकली लिंक किया टेरर फंडिंग के साथ, टैक्स इवेजन के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के साथ। तो चाइनीज ऐप के बारे में बताया गया, जैसे कि फाइव इन एक FIVWIN, उसने 400 करोड़ का डिफ्रॉड किया इंडियंस को। और कैटेगरीज बताते हैं गेम्स की कौन कौन सी, जैसे ई स्पोर्ट्स हो गई और सोशल गेमिंग हो गई और रियल मनी गेमिंग्स हो गई। ई स्पोर्ट्स को जो है एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स के तरह देखा जा रहा है कि उसको जो है, जो कि रेगुलेट करेगा अथॉरिटी, रजिस्टर्ड अथॉरिटी रहेगी, उसको रेगुलेट करेगी। तो इसको एज अ रिकॉग्नाइज किया गया है स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स जो है। और जो सोशल गेमिंग्स हैं, जैसे कि रिक्रिएशनल हो गई या एजुकेशनल हो गई, इनको भी गवर्नमेंट प्रमोट करेगा। लेकिन जो रियल मनी गेमिंग्स ऐप हैं, जैसे पोकर हो गया, रमी हो गया, लूडो या फैंटेसी क्रिकेट हो गया, जिसमें मनी या स्टेक्स इन्वॉल्व होता है, इस चीज को बैन कर दिया गया है। इश्यूज क्या हैं इसके साथ? इश्यूज ये हैं कि जो है एक्ट में कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस के बारे में, ठीक है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस। और माइनर्स के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन इन सोशल गेम्स या ई स्पोर्ट्स माइनर्स के लिए। और जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और जो लूप होल्स हैं, इससे बैन इजीली बाईपास हो सकता है। और कई सारी जो है जॉब्स को वो किल करेगा, जैसे कि 2 लाख जो है जॉब्स हैं 400 प्लस कंपनीज में, उसको वो सारी बेसिकली किल हो जाएंगी जॉब्स। का स्टैंड क्या है इस पे, कि स्टेट्स के पास पावर है कि ताकि वो जो गैम्बलिंग है उसको रेगुलेट कर सकें, 7th शेड्यूल के लिस्ट 2 के अंडर। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पहले ही जो है बैन्स लगाए हुए हैं। इस एक्ट को जो है चैलेंज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 19(1)(g), जो कि राइट टू ट्रेड है। जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, RBI ऑफर्स टू बैक टैरिफ हिट सेक्टर्स। तो यूएस ने कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ जो है वो प्रपोज किया है। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, नेगोशिएशंस जो है वो चल रहे हैं। और जो सेक्टर्स अफेक्टेड हैं वो जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, MSMEs, ये सारे। तो आरबीआई का क्या कहना है कि पैंडेमिक के टाइम जैसा सपोर्ट जो है वो फिर से दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट ईज किया जाएगा। आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको बेसिकली 100 बेसिस पॉइंट तक कट किया है लिक्विडिटी ईज करने के लिए। और आरबीआई का फोकस बोलते हैं कि जो है लोकल करेंसी ट्रेड को प्रमोट करना, फॉरेक्स जो वॉलेटिलिटी है उसको उसका इम्पैक्ट जो है वो कम करना। और ऑलरेडी जो एग्रीमेंट्स मालदीव्स के साथ, मॉरिशियस, इंडोनेशिया और यूएई के साथ जो है वो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा स्लो है, डिकेड्स लगेंगे फुली डेवलप होने पे। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, ऐसा बोलते हैं। और बैंक्स को भी जो है जल्दी से जल्दी जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें एफिशिएंसी, ताकि क्रेडिट को और एनहेंस करे और कॉस्ट रिड्यूस हो जो है लोगों के लिए लोन लेने के लिए। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी सजेशन है तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।